जय हिंद दोस्तों भारत जिस तरीके से एक टर्मोइल से गुजर रहा है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट के उस फेज से गुजर रहा है जहां पर खुले तौर पर ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग इंटरनेशनल लेवल पर तो कहना भी शुरू कर चुके हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत जो है वो किसी वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन में फंस जाए, मतलब सिविल वॉर लाइक सिचुएशन में फंस जाए। क्योंकि एक तरफ हमारे को ओवैसी जैसे दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ हमारे को धर्म संसद दिखाई देती है, तीसरी तरफ हमारे को ज्ञान वापी मस्जिद दिखाई देती है, ज्ञान वापी इशू दिखाई देता है, क्योंकि बहुत से कहेंगे वो मस्जिद है, बहुत से कहेंगे वो जो भी है, बहुत से उसके बाद हमारे को शाही ईदगाह दिखाई देती है, फिर हमें ताजमहल शोर मचने शुरू हो जाता है, फिर हमें मार्तंडेश्वर मंदिर दिखाई देना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद हमें बुर्का इशू, और उसके बाद न जाने कौन कौन से इश्यूज, और सीधे तौर पर दंगे, रामनवमी से लेकर ईद से लेकर हर मामले में दंगे नजर आना शुरू हो जाते हैं। यानी एकदम से सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है जैसे हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं और सिविल वॉर लाइक सिचुएशन बनती नजर आ रही है। वो भी तब जब देश दुनिया एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूक्रेन क्राइसिस है। दुनिया के अलग अलग पावरफुल जो कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स हैं, वो वॉर की प्रिपरेशन कर रही हैं। चाइना जो है वो ताइवान के चारों तरफ घेरा डाल के बैठा है। हालात चारों तरफ से बहुत ज़्यादा बुरे नज़र आ रहे हैं। ऐसे में देश के अंदर सिविल वॉर जैसी अगर सिचुएशंस नज़र आ रही हो तो इतना समझ लेना चाहिए कि हमें ऐसी सिचुएशन में उन लोगों की सुननी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर बैठे हुए हैं और भारत की भलाई सोचते हैं। श्री रघुराम राजन जो हैं वो ऐसे ही लोगों में से एक हैं जो भारत की बुराई सोच रहे हैं, भारत की भलाई सोच रहे हैं और भारत को देख रहे हैं कि भारत किन बुराइयों की तरफ गुजर रहा है या की तरफ बढ़ रहा है और हालात किस तरीके से बद से बदतर होते चले जाएंगे। उनके एक एक स्टेटमेंट, भारत के बारे में कहा गया एक एक शब्द जिसे कहते हैं कि भारत के लिए भविष्यवाणी की तरह काम कर सकता है। तो मैंने आज इसी टॉपिक को उठाया। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इनका ये स्टेटमेंट छपा है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए, क्योंकि यूपीएससी का जो कैंडिडेट होगा ना सिर्फ वो बल्कि वो लोग भी जो भारत को एक सिचुएशन से गुजरते हुए देख रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा समझ में आए कि असलियत में है क्या। बहुत से लोग ये असेस कर पाते हैं कि मैं कभी किधर चला जाता हूँ, कभी किधर। असलियत में ऐसा कुछ नहीं है, वो एक विचार का ही एक हिस्सा होता है। जब आप उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखेंगे तो मैं किसी भी मामले को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, ना कि किसी भी चीज़ को टाल कर आगे बढ़ने में। तो यही एक कारण है कि मुझे कई मामलों में अपने क्लियर व्यूज़ देने पड़ते हैं और यही एक क्लियर व्यूज़ के चक्कर में हमें हमेशा किसी न किसी मामले में अटक के खड़ा होना भी पड़ता है। लेकिन रघुराम राजन की स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स जो हैं वो बेसिक कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इन बेसिक कंसेप्ट्स को आपको हर हालत में तैयार करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जिसमें जनरल स्टडीज के पेपर को पूछा जा रहा है वो आपसे पूछे जाएं और आपको आना चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों के ये बेसिक कंसेप्ट ही मजबूत नहीं होते, रट्टा मार के या कैसे भी करके पास हो रखे होते हैं, और यही कारण होता है कि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं तो जीएस की वजह से फेल हो जाते हैं। यूपीएससी में तो फिर भूल ही जाइए, बिना एनसीईआरटी पढ़े या बिना इस लेवल की प्रिपरेशन किए। इसीलिए हम लोगों ने आपको अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। मंडे से कंसेप्टर बैच लॉन्च हुआ है, पिछले मंडे से। अभी कुछ क्लासेस हुई हैं, एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट की गई है। फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए पर मंथ है, जिसकी वजह से क्या है कि कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा एफर्ट करके,
थोड़े से फाइनेंशियल बर्डन को झेल के हमारे साथ जुड़ सकता है और यूपीएससी के बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से सॉल्व कर सकता है। पीटी की आपकी इसको देख के तैयारी बहुत जबरदस्त होगी, ये मेरा वादा रहा। और रही बात दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 9911119407 नंबर पर कॉल करें या फिर प्ले स्टोर पर जाकर हमारी जो ऐप है स्टडी टेबल, इसे डाउनलोड करें और जल्दी से जल्दी हमारे से जुड़ें ताकि आपको बेटर तैयारी करने का मौका मिले। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा, श्री रघुराम राजन जी ने ये स्टेटमेंट दिया और इस पूरी स्टेटमेंट को यहां पर लिखा गया है। तो मैं इसी स्टेटमेंट को आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहली बात तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये मेजॉरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद के ऊपर है। बहुसंख्यकवाद का मतलब ये होता है कि जो मेजॉरिटी है यानी जो हिंदूज हैं वो आज के दिन कुछ ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं और सारे के सारे जो डिसीजंस हैं, भारत सरकार के जो भी निर्णय हैं, वो हिंदुओं की जो एस्पिरेशंस हैं उन्हें खुश करने के लिए या उन्हें शांत करने के लिए या कम से कम कोई ऐसा स्टेप ना लेना जो कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करे, इस तरीके से सरकार चल रही है। इस मेजॉरिटेरियनिज्म का सीधा सीधा मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म है ये इज अगेंस्ट एवरी इकोनॉमिक प्रिंसिपल, यानी देश के अंदर जो भी आर्थिक सिद्धांत है या जो भी दुनिया के आर्थिक सिद्धांत है उन सबके विरुद्ध है। इसको वो कैसे कर रहे हैं, पूरी स्टेटमेंट को समझिए। वो एक वेबिनार के अंदर थे, एक वेबिनार के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा कि मेजॉरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद is will be extremely dangerous for the future of India and it should be resisted at every step। बात समझ में आ गई कि भारत के भविष्य के लिए जो बहुसंख्यकवाद है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसे हर कदम पर रोका जाना चाहिए। तो यहां समझिए कह क्या रहे हैं कि भाई मेजॉरिटेरियनिज्म बहुसंख्यकवाद जो है वो देश के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। समझे, आवर ट्रेंड टुवर्ड्स मेजॉरिटेरियनिज्म हैज एनॉर्मस कॉन्सिक्वेंसेस, ऑल ऑफ देम एडवर्स। इट इज अगेंस्ट एवरी इकोनॉमिक प्रिंसिपल कि जितने भी बहुसंख्यकवाद को फॉलो करने वाले आज तक लोग हुए हैं जिन्होंने भी इसे फॉलो किया है वो सारे के सारे उनके परिणाम उल्टे निकले हैं। ये सभी आर्थिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, यानी ये चेतावनी दे रहे हैं खुले तौर पर। राजन सेड इंडिया नीड्स इंक्लूसिव ग्रोथ and country cannot have inclusive growth by treating any segment of population as second class citizen। सबसे बड़ी चेतावनी जो है वो ये ही है। असलियत में खुले तौर पर बुलडोजर चलाने से लेकर बिना सोचे समझे बुलडोजर चला देना और उनके प्रॉपर्टीज को सील करना, जो भी एक ट्रेंड चल चुका है उसके बारे में साफ कह रहे हैं कि इंडिया को एक इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए और देश जो है किसी भी तरीके से एक बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं मान सकता। यानी इनका आरोप, यहाँ ये आरोप है और इसमें कितना सही है कितना गलत हर किसी की अपनी अपनी डायमेंशंस हैं। कई जगह पर ये मामला गलत भी सिद्ध होगा, कई जगह सही सिद्ध होगा। 100% सही है वो भी ठीक नहीं, 100% गलत है वो भी ठीक नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात समझ लीजिए कि अब वो सिम्टम्स नजर आने शुरू हो चुके हैं जहां बहुसंख्यकवाद जो है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बहुत से डिसीजंस लेते हुए सरकारें हिचक रही हैं, बहुत से क्रिटिसिज्म करते हुए लोग हिचक रहे हैं, नेता हिचक रहे हैं और कोई भी हिंदू विरोध की रिस्क को नहीं लेना चाहता। हालांकि आरोप उन्हीं लोगों पर, पहले वाले नेताओं पर, 2014 से पहले वाले नेताओं पर यही आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर यानी मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर खुल के लगते थे। और मेरे अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि 2014 से पहले जितना ज्यादा मुस्लिम अपीजमेंट किया जाता रहा था
उसका रिएक्शन की फॉर्म में एक वो जो गुस्सा कहो या कुछ भी मेजॉरिटी हिंदू के अंदर जो था वो मोदी को वोट दे के दिखाई दिया। और जब मोदी को वोट दे के दिखाई दिया तो अब मोदी के आने और खासकर दोबारा आने के बाद ये मेजोरिटेरियनिज्म और ज्यादा बढ़ता चला गया। अब रही सही कसर वो जो नेता जो किसी टाइम पर मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे होते थे, उन मुस्लिम्स को खुश करने की कोशिश कर रहे होते थे, अब वो कोशिश हिंदुओं को खुश करने की कर रहे हैं। लेकिन समस्या यहां पर ये आ रही है कि अब वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि यहां जो हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म में आकर उनकी पुरानी करतूतों के रिएक्शन के चलते आज के दिन जो गुस्से में है या एक तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, उसकी वजह से अब वो ना चाहते हुए भी हिंदुओं की गलत बातों का भी सपोर्ट करना पड़ रहा है। और नतीजा उसका ये निकल रहा है बहुत सी गलत बातें, जैसे धर्म संसद के नाम पर किसी के बोलने की हिम्मत ना होना। धर्म संसद भारत के अंदर हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म का सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल है बहुसंख्यकवाद का, जिसके अंदर खुले तौर पर एक मंच के अंदर देश के जो मतलब हिंदुओं के जो साधु महात्मा हैं वो खुले तौर पर गाली देते हुए नजर आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हिंदुओं को भड़काते हुए नजर आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अपने पास हथियार रखने की बात कहते हुए आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर आदमी अपने पास हथियार रखना शुरू कर देता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो इंसान स्टेट के ऊपर यानी देश के ऊपर, देश की पुलिस पर, देश की व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। और अगर वो इंसान देश के ऊपर और देश की व्यवस्थाओं के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आगे आने वाले टाइम में एक बार ऐसा भी होगा कि लोग कानून अपने हाथ में लेने लग जाएंगे, कानून का राज खत्म होगा और जिसकी लाठी उसकी भैंस या जंगल राज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। इस कथन से मैं सहमत हूं, एग्री करता हूं। लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर अपनी जबान बंद करके बैठ जाना और कुछ भी ना बोलना, वो भी एक तरीके का अपीजमेंट होता है। कोई भी मामला अगर कोर्ट के थ्रू हो रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। वो मामला कोर्ट में जा रहा है, ठीक है। वो मामला सड़क पे तय हो रहा है, गलत है। मेजॉरिटेरियनिज्म अगर सड़क पे है तो गलत है। इसकी जगह अगर मामला कानून के अनुसार, विधि के अनुसार कोर्ट में तय हो रहा है तो वो मामला ठीक है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई उसमें गलत चीज नहीं है। अब इधर आ जाते हैं ये कि मेजॉरिटेरियनिज्म इज डिविजिव। बहुसंख्यकवाद जो है वो विभाजनकारी है। डिवाइड्स इंडिया एट अ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिवाइड्स इंडिया एट अ टाइम व्हेन इंडिया हैज टू स्टे टुगेदर गिवन एक्सटर्नल थ्रेट्स दैट कंट्री फेसेस। इंडिया को इस समय पर एक साथ यानी इकट्ठे रहना पड़ेगा, लेकिन समस्या क्या आ रही है कि इंडिया इकट्ठा रह ही नहीं पा रहा, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया और बाहर से जो समस्याएं बढ़ रही हैं और इंडिया सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस की तरफ बढ़ रहा है। अब ये प्लेइंग आउट विल बी एक्सट्रीमली डेंजरस, ये तो हो गया। अब यहां पर प्रोफेसर शिकागो यूनिवर्सिटी में है, इंडिया में आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और मत भूलिए रघुराम राजन सर वही हैं जिन्होंने 2008 में आने वाले रिसेशन की प्रिडिक्शन 2005 में ही कर दी थी और ये कह दिया था कि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स रिसेशन। दुनिया जो है वो एक नए आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है और ये शुरुआत अमेरिका से होगी और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आती हुई नजर आएगी। 2005 के आसपास ही कह दिया था, उसका असर दिखाई दिया 2008 तक। इंडिया ने इनकी बात को थोड़ा सीरियसली लिया और मनरेगा जैसी स्कीम्स चलाई और इंडिया उस पूरी सिचुएशन से तैरकर बाहर आ गया। लेकिन यही उनके बाद इन्हीं रघुराम राजन को हमारे आरबीआई का गवर्नर बनाया गया और आरबीआई का गवर्नर रहते उन्होंने काफी ज्यादा रिफॉर्म्स भी किया जो भी। लेकिन बाद में हालांकि मोदी गवर्नमेंट से इनकी नहीं पट पाई, काम करने का अलग अलग तरीका होता है, और इन्हें बाद में 2015-16 के आसपास चले गए थे। अब आप ये देखिए कि अब यहां पर ये जो है ये एक तरीके की वार्निंग दूसरी है, और ये भी वार्निंग ये साफ कह रहे हैं कि एनी ग्रोथ ऑब्वियसली शुड बी सेलिब्रेटेड। कोई भी ग्रोथ है, कोई भी वृद्धि है यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, बट we can't ignore the fact that the strong growth is from disastrous numbers posted in last fiscal year। ये कह रहे हैं कि इस टाइम आपकी ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन भूलो मत ये ग्रोथ तब की है
उन नंबर्स के बिहाफ पर है जब पिछले साल आपकी बर्बाद एक तरीके से बहुत ही भयानक तौर पर गिरा हुआ मामला दिखाई दिया था। यानी देश कोरोना की चपेट में आया था तो फिगर्स बहुत ज्यादा कम थे, ग्रोथ वगैरह सारी नेगेटिव हो गई थी, नेगेटिव -21.6 हो गई थी इंडिया की। अब दोबारा तुम उसे 8% 9% दिखा रहे हो, तो वो पिछले साल के कंपैरिजन में दिखा रहे हो, तो आपकी ग्रोथ ज्यादा है। तीसरी एक खास बात ये कह रहे हैं कि इंडिया हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का है, उसके बाद अब तक ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। अपनी पूरी ताकत से जो इसे परफॉर्म करना चाहिए था वो परफॉर्म नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ यहां ये जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक वार्निंग और है जो ये कह रहे हैं कि वी हैव नॉट क्रिएटेड गुड जॉब्स। हमने कोई अच्छी जॉब्स क्रिएट नहीं की हैं। वी डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, भाई हमारी वृद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने के बावजूद हमारे यहां जॉब्स क्रिएट नहीं हुई है। वी आर सिग्निफिकेंटली बिलो द प्री पेंडेमिक ट्रेंड लाइन। हम प्री पेंडेमिक ट्रेंड लाइन से बहुत ज्यादा नीचे, यानी पेंडेमिक से जो पहले हमारी ग्रोथ थी या सब चीजें थी उससे कहीं ज्यादा नीचे हैं। हमें समझना चाहिए। यानी एक तरीके की सीधी सीधी वार्निंग दे रहे हैं कि भैया इंडिया के अंदर इस टाइम पर जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे लिए चेतावनी है, वार्निंग है कि भैया हमारे को तरीका फॉलो करना चाहिए तरक्की करने की तरफ। और देखो भाई, आप किसी भी आइडियोलॉजी के क्यों ना हुए, किसी भी पार्टी के सपोर्टर क्यों ना हुए, किसी भी पार्टी की तरफ आपका झुकाव क्यों ना हुआ, मेरा भी है, लेकिन ऐसे लोगों की जिन्हें देश के अंदर देश का भविष्य निर्धारित करने वाले रहे हैं और किसी पार्टी से कुछ खास तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। भले ही आप उससे कितना सहमत है नहीं है वो एक बाद की बात है, लेकिन सुनना जरूर चाहिए कि उन्होंने जो कमी बताई है क्या वो सच में है, और अगर है तो उसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। मैं इस मेजोरिटेरियनिज्म के मामले में यहां इनकी काफी सारी लगभग 90-95% बातों से सहमत हूं। अब इसे रोका कैसे जा सकता है, इसके ऊपर एक अलग लेवल पर डिस्कशन किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके इस मामले में क्या विचार हैं, इन्होंने जो भारत को चेतावनी दी है। ठीक है, धन्यवाद।